Alright, so let's get started. So कल हमने क्या पढ़ा था, कोई बताएगा? हाँ, कल हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, राइट? आज हमने क्या पढ़ना है? आज हमने पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं। हमने इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें कल पढ़ी थी, जैसे कि हमने पढ़ा था, सारी डेफिनेशन वगैरह पढ़ ली थी, कुछ साइड बॉक्सेस थे वो भी पढ़ लिए थे, और फाइनली वी वर स्टडिंग अबाउट द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, राइट? एंड इसमें हमने फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ ली थी, जिसमें मैं समराइज कर लेता हूँ। व्हाट वर द की वर्ड्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री? इसमें था लॉज एंड थियरीज। वैसे तो केमिस्ट्री में हम कंपोजिशन और चेंजेस की स्टडी करते हैं, लेकिन उनको स्टडी करने के लिए जिन लॉज और थ्योरीज की स्टडी करनी पड़ती है, और उनकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? फिजिकल केमिस्ट्री कहते हैं। इसी तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी हम कंपोजिशन और चेंजेस की स्टडी करते हैं, लेकिन हम कैसे सब्सटेंसेस की कंपोजिशन और चेंजेस की स्टडी करते हैं? ऐसे सब्सटेंसेस जिसमें क्या मौजूद हो? कार्बन मौजूद हो। हो गया? सब्सटेंसेस कंटेनिंग कार्बन आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा, फिर हमने एक्सेप्शन पढ़ी थी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें एक कार्बन होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें दो ऑक्सीजन होते हैं, कार्बोनेट जिसमें तीन ऑक्सीजन होते हैं, और बाइकार्बोनेट जिसमें ऑक्सीजन तो तीन होते हैं लेकिन साथ साथ एक हाइड्रोजन भी आ जाता है, बाइकार्बोनेट, और कार्बाइड जिसमें जस्ट कार्बन होता है लेकिन उस पर -2 चार्ज होता है। खैर, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक नहीं होती, लेकिन इनमें कार्बन होता है। आज हमने पढ़ना है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है, राइट? सो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम क्या करते हैं? तमाम के तमाम एलिमेंट्स की स्टडी करते हैं, और सिर्फ उन कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अलावा जो कंपाउंड्स हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब अक्सर बच्चे यहाँ पे मिसकंसेप्शन होती है उनमें, वो ये कहते हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज जस्ट द स्टडी ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपाउंड्स के अलावा भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक चीज़ की स्टडी होती है जिसका नाम क्या है? एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूँ कि डायमंड जो है वो कार्बन से मिलकर बना हुआ है, तो बताएं स्टडी ऑफ डायमंड जो है वो किस ब्रांच में शामिल होगी, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? तो आप क्या आंसर करेंगे? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। देखिए भाई, कार्बन पर मुश्तमिल है ना, तो हमने कल पढ़ा था कि हर वो चीज़ जिसमें कार्बन होगा उसकी स्टडी किस में शामिल होगी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में शामिल होगी। लेकिन हमने वहां पे ये पढ़ा था कि वो तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन मौजूद होगा उनको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे। ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स आर स्टडीड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेकिन डायमंड में क्योंकि सिर्फ कार्बन होता है, तो डायमंड क्या है? कंपाउंड है या एलिमेंट है? एलिमेंट है। और यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स की स्टडी, चाहे वो कार्बन ही क्यों ना हो, तमाम एलिमेंट्स की स्टडी किसमें शामिल होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक। तो अब मुझे बताएं, ग्रेफाइट जो है वो भी कार्बन पर मुश्तमिल होता है, बताएं उसकी स्टडी किसमें शामिल है? इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। वेरी गुड। सोडियम एक एलिमेंट है, उसकी स्टडी किसमें शामिल होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक में। तमाम एलिमेंट्स की स्टडी इनऑर्गेनिक में शामिल होती है, ठीक हो गया? अब बताएं NH3 एक कंपाउंड है, इसकी स्टडी किसमें शामिल होगी? इनऑर्गेनिक। क्यों भाई? क्योंकि इसमें नहीं आपको सर, कार्बन, ऑर्गेनिक में होगी क्योंकि हाँ। ये कंपाउंड है। नहीं, कंपाउंड तो है लेकिन इसमें कार्बन नहीं है ना। हमने कहा था देखें, एलिमेंट्स की स्टडी सिर्फ इनऑर्गेनिक में होगी, लेकिन कंपाउंड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक और एक क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहाँ स्टडी होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें कार्बन हो। क्या NH3 में कार्बन है? नहीं। तो ये किस में स्टडी होगा? इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में स्टडी होगा, क्योंकि इसमें कार्बन मौजूद नहीं है, तो ये किस में शामिल होगा? इनऑर्गेनिक में। तो हमने कहा अमोनिया पानी में सॉल्युबल होता है, ये हम एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी कर रहे हैं, तो ये किस में शामिल होगा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। हमने कहा डायमंड इज हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, यानी कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो हार्ड चीज होती है वो क्या होती है? डायमंड। इवन इससे हम पहाड़ भी काट सकते हैं, ठीक हो गया? तो आपने बता दिया कि एलिमेंट्स की स्टडी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी दोनों किस में होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी होती है। नेक्स्ट ब्रांच का नाम है बायोकेमिस्ट्री। ये दो वर्ड्स पर मुश्तमिल है, बायो एंड केमिस्ट्री। अक्सर लोग समझते हैं कि बायोकेमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ते हैं, लेकिन ये बायोकेमिस्ट्री एक अलग ब्रांच है जिसमें हम बायो की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या मतलब है बायो की केमिस्ट्री? देखिए, आपने बायो की फर्स्ट क्लास अटेंड कर ली होगी अब तक। मुझे बताएं बायो की क्या डेफिनेशन होती है? बायोलॉजी की क्या डेफिनेशन है? स्टडी ऑफ लाइफ। स्टडी ऑफ लाइफ। गुड। स्टडी ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है? कोई भी एटम, एलिमेंट। लाइफ जो है इसको डिफाइन करना फिलोसफर्स का काम है। जिंदगी क्या है, जिंदा क्यों है हम, ठीक है? तो साइंस में हम क्या कहते हैं? हर वो चीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं?
Biology. Biology. हाँ, biology is the study of Life. Life. Living Life. things. living things. living things क्या लिविंग होती है? ऑर्गेनिजम्स। वो चीज जिसमें लाइफ हो, ठीक हो गया? उसके कई कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो आपने पढ़ा है कि वो मूव करती हो एक जगह से दूसरी जगह, खाती पीती हो, ठीक है, उसका साइज बढ़ता हो यानी कि ग्रो करती हो, तादाद बढ़ती हो उसकी, ठीक है, तो उसको हम जिंदा चीज कहेंगे, वरना उसको हम बायो में स्टडी नहीं करेंगे, राइट? जिसको अपने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ कहा था, ऐसा ही है। Yeah. चलो भाई, तो हम बायोकेमिस्ट्री में लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं, लेकिन लिविंग थिंग्स के बारे में क्या स्टडी करते हैं? हम उनमें केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं। देखें, लिविंग थिंग्स में भी तो केमिस्ट्री होती है। क्या मतलब है केमिस्ट्री? मतलब लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स को मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करते हैं। आपने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया बायो में? Yes, sir. No, sir. No, sir. अभी आप आगे जाके पढ़ेंगे कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इनके मिलने से बनता है एटम, एटम के मिलने से बनते हैं मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल्स के मिलने से बनती हैं ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेलीज सेल्स के पार्ट्स होते हैं ना, और फिर ऑर्गेनेलीज के मिलने से सेल बनता है, सेल के मिलने से टिश्यू बनता है। ये सारे क्या कहलाता है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। समझ आ रही बात? तो हम किस लेवल पर बायो को स्टडी कर रहे हैं? मॉलिक्यूलर लेवल पर। Molecular level. कि हमारी बॉडी में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं और उनके अंदर कैसे चेंजेस आते हैं वक्त के साथ साथ। तो मॉलिक्यूल्स वगैरह की स्टडी करना तो केमिस्ट्री का काम है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स कोई आम मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले मॉलिक्यूल्स हैं। इसलिए ऐसे मॉलिक्यूल्स की स्टडी का क्या नाम होगा? बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry. ये बताएं, केमिस्ट्री की डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताई थी? अगर दो वर्ड्स में आपने डिफाइन करना हो, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कंपोजिशन एंड चेंजेस। कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज, केमिकल चेंजेस। वेरी गुड। तो आपके पास जो है, अगर हम इसको मजीद शॉर्ट कर दें तो आप दो वर्ड्स में कहेंगे कंपोजिशन, कि एक चीज किस चीज से मिलकर बनी है, एंड चेंजेस, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, एक बाल उठाता हूं और मैं उसको माइक्रोस्कोप में देखना शुरू कर देता हूं कि ये बाल किस चीज से मिलकर बना हुआ है, और मुझे आंसर मिलता है भाई ये तो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, तो ये मैं कौन सी ब्रांच में स्टडी कर रहा हूँ? Biochemistry. मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि बाल तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हिस्सा है ना, तो मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की कंपोजिशन पढ़ रहा हूँ, ठीक है। मैं नेल देखता हूँ यानी कि नाखून या वूल देखता हूँ, तो उसके अंदर भी मुझे क्या मिलता है? प्रोटीन मिलती है। कौन सी प्रोटीन मिलती है भाई? उसका नाम क्या होता है? केराटिन। क्या नाम होता है भाई? Keratin. Keratin. ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि नेल, वूल और हेयर के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? तो हमें क्या करना है? केराटिन। वैसे आपको एक और हिंट बताऊं कि वो तमाम चीजें जो प्रोटीन्स होती हैं उनके नाम के साथ IN आता है। वो तमाम चीजें जो प्रोटीन्स होती हैं, तमाम प्रोटीन्स के नाम के साथ क्या आता है? IN. जैसे हीमोग्लोबिन प्रोटीन है या नहीं है? Yes. मायोग्लोबिन उसकी छोटी बहन, ठीक है, तो वो भी क्या है? प्रोटीन है, ठीक हो गया। इस तरह केराटिन ये भी क्या है? प्रोटीन है। तो जितने भी आप एल्बुमिन, कई प्रोटीन के नाम आप पहली दफा सुनेंगे, लेकिन आप पहचान लेंगे अच्छा ये तो प्रोटीन है। अच्छा, आगे चलते हैं भाई। हमने कंपोजिशन की स्टडी कर ली, फिर हम चेंजेस की स्टडी किसमें करेंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आने वाले चेंजेस की स्टडी भी किसमें करेंगे? Biochemistry. Biochemistry. फोटोसिंथेसिस के बारे में आप क्या जानते हैं? प्लांट्स गेट फूड और प्लांट्स मेक फूड। Plants make. हाँ, तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट्स अपनी फूड खुद तैयार करते हैं। इसके लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होता है? Sunlight. Sunlight, water. सनलाइट, Water. हाँ, Air. और एयर से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। वेरी गुड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को कंबाइन करके प्लांट्स क्या चीज बनाते हैं? क्या सिंथेसाइज करते हैं? ग्लूकोज। और साथ में हमारे इनहेल करने के लिए वो क्या रिलीज करते हैं? Oxygen. Oxygen. तो इस सारे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस क्यों कहते हैं? फोटो का मतलब क्या होता है? लाइट। और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्लांट्स लाइट को यूज करके फूड बनाते हैं। ये क्या है? एक चेंज है ना, कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को चेंज करके ग्लूकोज बना देते हैं। तो चेंजेस की स्टडी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में हो रही है, प्लांट्स लिविंग है या नहीं है? है। ये तो मूव नहीं Yes, करते। sir. है। ये तो मूव नहीं करते, ना ये बोलते हैं, ना ये सुनते हैं, ना ये देखते हैं। तो फिर ये But they reproduce. इनको लिविंग क्यों कहते हैं? एक तो ये ग्रो करते हैं, एक तो ये तादाद में ज्यादा होते हैं, इस तरह की सारी केमिकल चेंजेस। हाँ, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं? इनको फूड भी चाहिए होती है जिंदा रहने के लिए। ये सारी चीजें इनको लिविंग बना देती हैं। एनीवेज, तो हमने कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में आने वाले चेंजेस की स्टडी भी बायोकेमिस्ट्री में होती है। तो मुझे बताएं, स्टडी ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या कहलाती है? ये किस में स्टडी होगी? Biochemistry. अच्छा, जो हम फूड खाते हैं, ये हमारी बॉडी में जाके इसके अंदर क्या होता है? फूड के अंदर क्या चेंजेस आते हैं? उस प्रोसेस को क्या कहते हैं?
जो हमारी फूड के साथ होता है हमारी बॉडी में? डाइजेशन। डाइजेशन तो एक फिजिकल प्रोसेस होता है ना, जिसमें फूड को ब्रेक किया जाता है। जब वो फूड हमारे सेल्स में पहुंच जाती है, फिर यानी कि ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंच जाता है, फिर उस ग्लूकोज को तोड़ा जाता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, हर सेल तक एनर्जी पहुंचती है। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? एक होती है रेस्पिरेशन। हाँ, तो रेस्पिरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें हम ग्लूकोज को तोड़कर एनर्जी हासिल करते हैं। इट इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये क्योंकि ये भी एक चेंज है, तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है, तो इसको हम कहाँ स्टडी करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में ना। तो हमारी बॉडी में होने वाले तमाम चेंजेस और हमारी बॉडी की किसी भी पार्ट की कंपोजिशन, उसकी स्टडी किस में शामिल होगी? बायोकेमिस्ट्री। अगर आप कोई फूड उठाते हैं और देखते हैं कि इसमें प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, लिपिड्स हैं, क्या चीज है, तो वो भी किस में शामिल होगी? बायोकेमिस्ट्री। ठीक हो गया। तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी। अब ये देखें कि एक सीड से एक प्लांट ग्रो कर रहा है, इसकी स्टडी किस में शामिल होगी? बायोकेमिस्ट्री। आई होप कि आप बायोकेमिस्ट्री के बारे में आप क्लियर हो चुके हैं। तो अब चलते हैं जी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री के बारे में। इंडस्ट्री सुन के आपके ध्यान में फैक्ट्रीज नहीं आ जाती? बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और उनसे जो है वो आपके पास जो है वो स्मोक जो है वो बाहर आ रही है। बेसिकली क्या होता है फैक्ट्रीज में? लार्ज स्केल प्रोडक्शन। तो मेन पॉइंट पे आप आगे कि घर में भी हम चीज बना सकते हैं, लेकिन इंडस्ट्री में जो चीज बनती है वो लार्ज स्केल पे बनती है। जरूरी नहीं कि इंडस्ट्रीज जो है वो फैक्ट्रीज की फॉर्म में ही हो। आपके पास एक सिंपल एग्जांपल ले लें कि अगर आपने घर में पिज्जा बनाना हो तो देयर आर मेथड्स ऑन यूट्यूब जिसमें आप फ्राइंग पैन के अंदर भी पिज्जा बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने तहजीब की नई ब्रांच खोलनी हो अपने एरिया में, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि 10 फ्राइंग पैन लेके रख लें। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए होगा अगर आपने तहजीब की ब्रांच खोलनी है? मशीन। आपको स्पेशल इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए होंगे जिसमें आप कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा पिज्जाज बना सकें। राइट, बस मशीनरी चाहिए आपको, और कुछ नहीं चाहिए। वो और क्या चाहिए आपको? वर्कर्स। आपको ट्रेनिंग चाहिए कि भाई कोई नया मेथड, आप वही मेथड यूज करेंगे जो घर में यूज करते हैं या कोई नया मेथड यूज करेंगे? नया मेथड। नया मेथड। तो वो मेथड सीखने पड़ेंगे जिसमें आप पिज्जा को लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। राइट, तो आपको दो चीजें चाहिए होंगी, मेथड और दूसरी चीज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, यानी कि आपको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना आना चाहिए। वो नई टेक्निक्स आपको मैं नई मशीन तो ला के दे दूं, लेकिन आपको यूज ही ना करनी आती हो तो आप कैसे पिज्जा बनाएंगे? राइट, तो वो जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। ठीक हो गया। और आपको नए मेथड सीखने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी चीज को लार्ज स्केल पे बना सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में बिल्कुल ऐसा ही होता है, हम किसी चीज को लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करते हैं। देखें, इसका एक कीवर्ड है लार्ज स्केल प्रोडक्शन। लेकिन लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए हमें क्या सीखना पड़ता है? हमें नए मेथड्स और हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सीखना पड़ता है। ठीक हो गया। तो हमें न्यू मेथड्स की स्टडी और टेक्नोलॉजी के यूज की स्टडी, जिसके जरिए हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं। क्या हम किसी भी चीज को लार्ज स्केल पे बनाना शुरू कर देते हैं या कोई काम की चीज उसी को बनाते हैं? जारी बात है, जिसकी डिमांड उसी बनाते हैं ना। तो यूजफुल सब्सटेंसेस, हम किस चीज को लार्ज स्केल पे बनाते हैं? जो यूजफुल सब्सटेंसेस। तो यूजफुल सब्सटेंसेस को लार्ज स्केल पे बनाने के लिए मेथड्स और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को स्टडी करने का नाम क्या है? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। ठीक हो गया। तो अब इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। तो मुश्किल एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। एक एग्जांपल इसकी ये है कि ये जो लेड होता है ये अक्सर यूज होता है, पिगमेंट एलिमेंट है। तो आपके पास जो है लेड जो है ये क्या करता है? ये ज्यादातर यूज होता है कलर प्रोड्यूस करने के लिए, जिसको हम कहते हैं पिगमेंट। पिगमेंट वो चीज होती है जो कलर प्रोड्यूस करे। कहाँ यूज होता है? ये कई सेंचुरी से आर्टिस्ट इसको यूज कर रहे हैं पेंटिंग के अंदर और मुख्तलिफ चीजों में, जहां जहां आपके कलर प्रोड्यूस करना हो। आपको पता है कि ये जो सिंदूर होती है, सिंदूर के बारे में जानते हैं आप? यस सर। तो उसमें भी क्या चीज मौजूद होती है जिसकी वजह से उसका कलर रेड होता है? पिगमेंट। लेड होता है, जिसकी वजह से उसका कलर क्या होता है? रेड हो जाता है। लेड और रेड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। ठीक हो गया। तो आप देख लें कि इसी वजह से आपके पास जो है लेड कई जगहों पे यूज होता है, मुख्तलिफ कलर्स प्रोड्यूस करता है। ये एक जैसा नहीं, मुख्तलिफ कंपाउंड में इसका कलर क्या होता है? मुख्तलिफ होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको जमीन से निकालते हैं लेड सल्फाइड की फॉर्म में, पीबीएस की फॉर्म में, और इसको हम जमीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं ताकि इसमें से हम लेड को निकाल सकें। तो बताएं इसकी स्टडी किस में शामिल होगी? देखें ना, हमने कहा कि ये पेंट्स बनाने में यूज होता है। तो पेंट्स बनाने के लिए हमें लेड चाहिए, लेकिन लेड को जमीन से निकालेंगे तो लार्ज स्केल पे निकालेंगे ना। हम अपने घर के काम के लिए तो लेड नहीं निकालेंगे ना। तो ये लेड किस लिए निकालेंगे? इंडस्ट्रीज में यूज करने के लिए, इंडस्ट्रियल, ताकि हम उससे क्या बना सकें? लार्ज स्केल में पेंट्स बना सकें। राइट, तो इसलिए आपके पास लेड को जमीन से निकालने का जो प्रोसेस है ये किसमें स्टडी होगा? लार्ज स्केल पे ये काम करना होता है। ठीक होगा। अच्छा, फिर मुझे बताएं, पाकिस्तान में बहुत ज्यादा फैक्ट्रीज हैं किस चीज की?
सीमेंट की फैक्ट्रीज है, कहाँ पर है ये? वैसे आपको पता है ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में किस जगह पर ज्यादा फैक्ट्रीज हैं? तो ये चकवाल वाली साइड पे आपके पास जो है सीमेंट की सारी फैक्ट्रीज हैं, राइट? वो क्या करती हैं? देखे ना, हमने सीमेंट फैक्ट्रीज की बात करें तो ये किस में शामिल होगा? इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में शामिल होगा। फैक्ट्रीज इंडस्ट्री बात है। अच्छा, फिर मुझे बताएं कि प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया ऑन लार्ज स्केल, जब नाम में जब वो खुद लिख लें लार्ज स्केल तो समझ जाएं कि ये कौन सी ब्रांच है। किसी भी चीज को लार्ज स्केल पे बनाने वाली इंडस्ट्री का नाम होता है इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, राइट? सो न्यूक्लियर केमिस्ट्री में मुझे बताएं आप, न्यूक्लियर से आपके जहन में कौन सा वर्ड आ रहा है? न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन। अब न्यूक्लियस आप बायो में भी पढ़ते हैं और न्यूक्लियस आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है? वो बायो वाला न्यूक्लियस और केमिस्ट्री वाला न्यूक्लियस। वो नहीं। पढ़ा हुआ है बायो में आपने न्यूक्लियस? यस। और बायो में आप सेल पढ़ते हैं, सेल के अंदर भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है? और Yes. केमिस्ट्री में आप एटम पढ़ते हैं, एटम के अंदर भी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। मतलब किसी भी चीज के अंदर जो सेंट्रल वाला पार्ट होता है ना, किसी भी चीज का जो सेंट्रल पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। न्यूक्लियर। तो आपके पास जो है इस तरह हमने इसी वजह से इसको क्या कह दिया? न्यूक्लियर। हाँ, अब यहाँ पे हम कौन से न्यूक्लियस को डिस्कस कर रहे हैं? एटम वाले, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो एटम के न्यूक्लियस में कौन कौन से पार्टिकल्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में से बताएं। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन। तो आपने कह दिया कि अगर हम किसी एटम के न्यूक्लियस के अंदर आने वाले चेंजेस की स्टडी करते हैं तो वो स्टडी किस में शामिल होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। न्यूक्लियर केमिस्ट्री। जैसे कि आप उसकी कंपोजिशन की स्टडी करते हैं कि अच्छा हर एटम के अंदर चेक करते हैं किसके न्यूक्लियस में क्या है, कितने प्रोटॉन्स कितने न्यूट्रॉन्स, तो वो किस में शामिल होगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। या आप देखते हैं कि न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी स्टडी भी किसमें शामिल होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ये न्यूक्लियस में चेंजेस कब आते हैं? तो मैं आपको बता दूं, आपने ये रेडिएशंस के बारे में सुना हुआ है? रेडिएशंस, रेज, तमाम एलिमेंट्स जिनमें से रेडिएशंस निकलती हैं उन सब के अंदर क्या हो रहा होता है? उनके न्यूक्लियस में चेंजेस आ रहे होते हैं। किसमें? और इसलिए जितनी भी रेडिएशंस हैं, रेडिएशंस के नाम होते हैं अल्फा रेस, बीटा रेस, गामा रेस, सारे गामा। तो आपके पास जो है जितने भी ये रेडिएशंस हैं वो सारे आपके पास कहाँ पे स्टडी होती है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। आपने याद रखना है कि जितनी भी रेडिएशंस हैं वो किसके अंदर चेंजेस की वजह से प्रोड्यूस होती हैं। तो आप यहाँ पे देखें, एक आपको मैंने एग्जांपल दी है कि रेडियम एक एलिमेंट है, उसके अंदर चेंजेस आते हैं और वो एक अल्फा रेस प्रोड्यूस करता है। अल्फा रेस, ये अल्फा का सिंबल है, ठीक है? अल्फा रेस की स्टडी किसमें शामिल होगी? रेज रेडिएशन कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। यहाँ पे बता रहे हैं कि रेडियम से अल्फा रेज निकल रही हैं, तो ये किसमें शामिल होगा? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। फिर आप बता रहे हैं जी कार्बन 14 जो है वो मुसलसल एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होता है विद हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे नाम आ रहा है न्यूट्रॉन्स का। मुझे बताया न्यूट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? फिर इसकी स्टडी किसमें शामिल होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री, क्योंकि न्यूट्रॉन का वर्ड आ गया ना। न्यूट्रॉन तो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस में मौजूद होता है। फिर आपने कह दिया प्रोटॉन का वर्ड आ गया, तो ये भी किसमें शामिल होगा? तो चेंजेस इन द न्यूक्लियस, चाहे वो न्यूट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, न्यूक्लियस हो, वो सारा किसमें शामिल? आप बताएं एटॉमिक बॉम्ब की स्टडी किसमें शामिल है? क्योंकि एटॉमिक बॉम्ब भी किस तरह जो है वो एक्सप्लोड करता है कि उसमें बेसिकली न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, ठीक हो गया, जिसमें न्यूक्लियस ब्रेक होता है। न्यूक्लियस ब्रेक होता है, उसमें बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है जिससे इर्द गिर्द तमाम चीजें जो है वो बर्बाद हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाती है, ठीक हो गया? तो हम कहते हैं भाई एटॉमिक बॉम्ब एक्सप्लोड हुआ है, ठीक हो गया? तो बेसिकली उसमें क्या एक्सप्लोड हो रहा है? न्यूक्लियस टूट रहा है। न्यूक्लियस के टूटने को कहाँ स्टडी करते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। इसी तरह आपने हाइड्रोजन बॉम्ब सुना हुआ है? ये एटॉमिक बॉम्ब से भी 10 टाइम ज्यादा जो है डेंजरस होता है। तो हाइड्रोजन बॉम्ब में क्या होता है? हम न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रहे होते हैं, उसमें न्यूक्लियस को तोड़ने से भी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, ठीक हो गया? तो इसकी स्टडी भी किसमें शामिल है? ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं इनके बारे में सुना हुआ आप लोगों ने? ये किस लिए यूज होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर्स किस लिए यूज होते हैं? या सिर्फ नाम ही सुना हुआ है? अच्छा, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में ये होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, लेकिन उसमें भी न्यूक्लियस के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक हो गया? क्योंकि वर्ड क्या आ रहा है? न्यूक्लियर। तो समझ जाए इसकी स्टडी किसमें शामिल है? न्यूक्लियर केमिस्ट्री। समझ आ रही है बात? न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्टडी किसमें शामिल होगी? न्यूक्लियर केमिस्ट्री में शामिल होगी। तो ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपके सामने रख दी। आपने क्या करना है? इन एग्जांपल्स को याद रखना है। अगर आपसे एग्जांपल पूछी जाए तो आपने ऐसे कोट कर देनी है, या आपको एग्जांपल दिखाई जाए तो आपने उसको आइडेंटिफाई कर लेना है। केमिस्ट्री देखिए, एनवायरनमेंट किसे कहते हैं? आपने बायो में लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा है, ठीक है? उसमें आपने पढ़ा है कि जो आपके पास दो तरह की चीजें होती हैं जो अर्थ पर होती हैं। कौन कौन सी भाई? बायो में आप हर चीज को दो में डिवाइड करते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बताएं इनमें क्या फर्क होता है? सुना है आप लोगों ने? तो आपके पास जो है बायोटिक कहते हैं, बायो का मतलब लाइफ होता है ना, तो बायोटिक किसे कहेंगे? लिविंग थिंग्स को ना। हर वो चीज जो लिविंग है उसको क्या कहेंगे? बायोटिक। बायो से टिक लगा दिया तो क्या बन गया? एबायोटिक क्या होती हैं? एबायोटिक वो चीजें होती हैं जो नॉन लिविंग होती हैं। अगर आप लिविंग और नॉन लिविंग को, जैसे कि देखें वाटर हमारे इर्द गिर्द है,
हमारे इर्द गिर्द एयर है, हमारे इर्द गिर्द जमीन है, ये सारी चीजें क्या है, एबायोटिक है, नॉन लिविंग है। तो लिविंग और नॉन लिविंग चीजों को कलेक्टिवली क्या कहते हैं? उसको तो हम इकोसिस्टम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वायरमेंट उन नॉन लिविंग चीजों को कहते हैं जो लिविंग चीजों के इर्द गिर्द होती है, जैसे एयर हो गई, वाटर हो गई और सॉइल हो यानी कि जमीन हो गई, ठीक हो गया। इस सबको हम क्या कहते हैं? एनवायरनमेंट कहते हैं। ये हमारा ये जितनी भी नॉन लिविंग चीज होती है इनको क्या कहते हैं? ये हमारा एनवायरनमेंट बनाती है, ठीक हो गया। तो अब इस एनवायरनमेंट को साफ रखने की जिम्मेदारी भी हम पर है, ठीक हो गया। जैसे कि एयर में आपको पता है पोल्यूशन की वजह से क्या हो गया, मुख्तलिफ गैसेज आ गई, ठीक हो गया। इसी तरह आपको पता है वाटर को हमने पोल्यूट कर दिया, सॉइल को हमने पोल्यूट कर दिया। तो इन सबको बचाने के लिए हमने कौन सी ब्रांच बना ली? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। ये ब्रांच ये स्टडी करती है कि बेसिकली कौन कौन से केमिकल्स और कौन कौन से टॉक्सिक मतलब हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं जो हम पोल्यूट कर रहे हैं अपने एनवायरनमेंट को, जिससे कौन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिसके जरिए हम अपने एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं, उसको पोल्यूट कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो उन सब्सटेंसेस की स्टडी और उनके जो बैड इफेक्ट्स है, एडवर्स मतलब लॉन्ग लास्टिंग या बैड इफेक्ट्स कह लें सिंपल, हमारे ह्यूमन बींग्स के ऊपर, इंसानों के ऊपर उन केमिकल्स के क्या इफेक्ट हैं, उसकी स्टडी को किसमें शामिल करते हैं? कौन कौन से केमिकल्स हैं जो हम एनवायरनमेंट में ऐड कर रहे हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन फैल रही है, और फिर उन केमिकल्स का ह्यूमंस पे क्या इफेक्ट है, उसको हम कहाँ स्टडी करते हैं? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। अच्छा, आपने कभी कोई सिल्वर का यानी कि चांदी का कोई जेवरात या कोई इस तरह की अंगूठी या कोई इस तरह की चीज पहनी है? तो वक्त के साथ साथ उसका कलर क्या हो जाता है? फेड हो जाता है, वो ब्लैक हो जाता है ना उसका कलर वक्त के साथ साथ। तो इसकी वजह भी क्या होती है? एयर में पोल्यूशन। जो एयर में जो पोल्यूशन होती है वो सिल्वर का कलर क्या कर देती है? ब्लैक कर देती है, ठीक है। इसको हम लास्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे वो कौन सी गैस होती है और वो सिल्वर के अंदर क्या चेंजेस आ जाते हैं। लेकिन फिलहाल सिर्फ याद रखें कि सिल्वर का कलर अगर ब्लैक हो रहा है इसका मतलब क्या है? एयर में क्या है? पोल्यूशन है, Pollution. और इसकी स्टडी किसमें शामिल होगी? Environmental chemistry. अच्छा, फिर आपने बताया सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये एसिड रेन कॉज करती है। मुझे बताया एसिड रेन एनवायरमेंटल इशू है या नहीं है? है। तो इसकी स्टडी किसमें शामिल होगी? है सर, Environmental chemistry. एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। बिल्कुल। एसिड रेन क्या होती है? तेजाबी बारिश, यानी कि अगर बारिश के पानी में एसिड मिक्स हो जाए की वजह से हो गया। अच्छा, फिर आपने बताया कि कई ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो ड्रिंकिंग वाटर में मौजूद होते हैं जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। कार्सिनोजिन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो कैंसर कॉज करें, इनको कौन सी जिन कहते हैं? कार्सिनोजेन, ठीक हो गया। ये जितने भी जिन होते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम कॉज करते हैं, जैसे कि म्यूटाजेंस ये म्यूटेशन कॉज करते हैं, पैथोजेंस ये पैथोलॉजी यानी डिजीज कॉज करते हैं। तो कार्सिनोजेन क्या कॉज करते हैं? कैंसर। तो हमने कहा वाटर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स मिक्स हो गए पोल्यूशन की वजह से जो कैंसर कॉज करते हैं। इसकी स्टडी किसमें शामिल होगी? एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। फिर आपने कहा अगर हम प्लांट कम लगाएंगे तो आपके पास ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो ग्लोबल वार्मिंग कैसा इशू है? एनवायरमेंटल इशू है ना। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है जो एसिड रेन कॉज करती है, ये भी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगा। हमने ऐसी पोल्यूशन कॉज किया जिससे ओजोन जो है वो कम हो गया, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है वो कम हो रही है, तो ये भी कैसा इशू है? Radiations. एनवायरमेंटल है। सिर्फ एक ब्रांच रह गई वो हम कल पढ़ लेंगे।